हाय फ्रेंड, आज जो है हम लोग क्लास 12 में परमाणु चैप्टर जो है फिजिक्स में परमाणु चैप्टर डिस्कस करेंगे। देखिए जो परमाणु चैप्टर है इसमें क्वेश्चन आप लोगों का बार बार आता है, तो देखिए कैसे आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन। जैसे दिया हुआ है हम लोगों को क्वेश्चन, इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखी। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की अभिधारणाएं लिखी। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग बोर्ड में कैसे करेंगे, इसी के बारे में आज हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर बोर बोल दिया है, बोर मॉडल यानी परमाणु के बोर मॉडल अगर बोल दिया है तो आपको जो हम बताएंगे वही करना है। ठीक है, देखिए कैसे। तो अब देखिए, जो परमाणु था, सबसे पहले परमाणु को हम लोग थोड़ा पीछे की चीज़ों को रिकॉल करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए पहले जो है परमाणु जैसे था, कोई परमाणु है मान लीजिए ऐसे, तो अब इसके बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। ठीक है, नाभिक, और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करते हैं। इतनी बात कौन बताया था? रदरफोर्ड जी बताए थे। कौन बताया था? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बताया था कि किसी भी परमाणु में नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और मूव करने के साथ साथ अपनी एनर्जी भी रेडिएट करते हैं, यानी अपनी ऊर्जा भी लॉस करते हैं। ठीक है, ओके। इतना चीज़ कौन बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था। ठीक, अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इसमें मूव कर रहा है और अपनी एनर्जी भी लॉस करता है, तो लॉस करते करते क्या हो जाता है, जब मान लीजिए लॉस कर रहा है तो एक समय ऐसे आएगा कि उसकी एनर्जी पूरी ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म होने के बाद ये अपने नाभिक में क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। और जैसे ही नाभिक में गिरेगा तो जो भी एटम है हमारा क्या हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इन्हीं सभी कमियों को, ठीक है, जो ये सब चीज़ें थोड़ा मतलब नहीं सही तरीके से डिस्कस कर पाए थे, उन्हीं सभी चीज़ों की कमियों को दूर करने के लिए बोर्ड जी ने प्लांक का सहायता लिया, और जो है प्लांक क्वांटम का सहायता ले करके इस चीज़ को क्या किए, अच्छे तरीके से बताएं। तो देखिए, अब बोर्ड ने क्या बताया एटम के बारे में, यानी परमाणु के बारे में। बोर्ड ने बताया कि जैसे मान लीजिए कोई हम लोगों का क्या है, एटम है। क्या है? कोई एटम है। ठीक है, एटम के जो सेंटर होते हैं, उस सेंटर में एक क्या होता है, नाभिक होता है। ये तो सही बताया, मतलब ये सही बात है कि हाँ भाई, कोई भी अगर एटम है तो उस एटम के सेंटर में क्या होता है, नाभिक होता है। ये एकदम क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव करते हैं, यानी नाभिक के, वो ऐसे नहीं मूव करते हैं जहाँ मतलब हर एक जगह। ठीक है, उनकी एक फिक्स ऑर्बिट होती है, यानी फिक्स कक्षा होती है। ठीक है, वह अपने ही कक्षाओं में मूव करते हैं और अपनी एनर्जी को बिना लॉस किए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ऑर्बिट है, ओके, ऐसे ऑर्बिट है। ठीक है, ऐसे ऑर्बिट हैं, जैसे देख लीजिए ऐसे। ठीक है, ये सभी ऑर्बिट हैं। ठीक, तो उन्हीं ने बताया कि जो भी इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर इसमें मूव कर रहा है ऐसे, तो ये इसी ऑर्बिट में ही मूव करेगा। अगर मान लीजिए अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन है तो ये इसी ऑर्बिट में मूव करेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन है तो ये इसी ऑर्बिट में। ठीक है, क्यों? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है किसी भी एटम में, वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके, इतना चीज़ कौन बताया? बोर ने बताया। कौन बताया? बोर ने। ठीक है, और यह बोला कि जब ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये मूव करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो ये अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, यानी कहने का मतलब ये अपनी एनर्जी को जो है लॉस नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बिना लॉस किए हुए ये
ऑर्बिट में इसी तरीके से नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। और जैसे ही इनकी एनर्जी कम होती है तो ये और नाभिक के और पास में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही इनकी एनर्जी बढ़ जाती है तो ये इससे नाभिक से और दूर चले जाते हैं, ओके। इतना चीज़ कौन बताया, बोहर ने बताया। कौन बताया, बोहर ने बताया। तो इन्होंने बताया सभी कक्षाओं की जो एनर्जी होती है यानी ऊर्जा होती है वो क्या क्या होता है, अलग अलग। और नाभिक के चारों तरफ जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो बिना अपनी एनर्जी ख़त्म किए हुए मूव करते रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए अब कि इसका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, क्या है कोई, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ओके, कोई इलेक्ट्रॉन है, सॉरी रुक जाइए, भी ब्लैक कलर का ले। जैसे देखिए यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ये, अब इसको मान लीजिए कि एनर्जी ज़्यादा मिल गई, एनर्जी मान लीजिए मिल गई, तो ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली तो ये कूद के जाएगा इसमें, जंप कर जाएगा, ठीक है। किस में चला जाएगा, जंप करके इस कक्षक में चला आएगा, ठीक है, ओके। मान लीजिए यहाँ पे था तो इस कूद में इसमें चला जाएगा। अब सभी का एनर्जी लेवल अलग अलग होता है, हम बताए हैं। तो मान लीजिए हम लोगों का जो ये फर्स्ट है इसका हम लोग मान ले कि एनर्जी लेवल E1 है, और ये वाला जो है इसका एनर्जी लेवल क्या है, E2 है, और ये वाला जो है इसका एनर्जी लेवल क्या है, E3 है, ओके। और इसके बाद जो एनर्जी लेवल है क्या है, E4 है। तो सभी की जो एनर्जी लेवल होता है क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है, ओके। तो मान लीजिए जैसे E1 है और उसके बाद E2 है, हाँ ऐसे है। तो अब किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जो न्यूक्लियस से दूर होगा, ओके। कहने का मतलब एनर्जी अगर हम दिखाएं कि किसका सबसे अधिक होगा, तो यानी कहने का मतलब अगर जैसे E4 है तो E4 का जो एनर्जी लेवल होगा वो ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा। फिर किसका होगा, E3 का होगा, फिर E3 का होगा, फिर इसके बाद E2 का होगा, ओके, फिर उसके बाद E1 का होगा। कहने का मतलब समझ में आया, न्यूक्लियस के पास जितना पास में रहेगा उसकी एनर्जी उतना ही कम होगा। समझ में आया इतना बात, ओके। कौन बताया ये सब चीज़, बोर ने बताया, ठीक। अब देखिए इसके बाद ये होता है कि जैसे सपोज करिए कि अब ये यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन, हाँ जैसे मान लीजिए कि सपोज करिए कि फर्स्ट यानी फर्स्ट कक्षा, इसका प्रथम कक्षा था, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला और चला गया ये सेकंड कक्षक में, ठीक है। इसको एनर्जी मिला और ये कूद के चला गया जंप लगा के इसमें। तो इनके बीच में कितनी एनर्जी डिफरेंस हुआ होगा, यानी कितनी एनर्जी ख़त्म हुई होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, E2 माइनस E1 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, E2 माइनस E1। तो जितनी एनर्जी ख़त्म हुई होगी वो हमको डेल E के फॉर्म में पता चल जाएगा, ओके ओके, ठीक है। तो यानी इन दोनों कक्षक के बीच में कितनी एनर्जी लॉस हुई होगी वो हमको पता चल जाएगा इस फार्मूले से, ठीक है। अब देखिए डेल ई इक्वल टू फार्मूला होता है हम लोगों का, क्या होता है, डेल ई इक्वल टू एच म्यू होता है। क्या होता है, एच म्यू होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख देंगे डेल ई की जगह एच म्यू प्लांक के नियम के अनुसार, ठीक है। प्लांक ने बताया था E2 माइनस E1। अब देखिए म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको म्यू बोलते हैं। म्यू का मतलब होता है फ्रेक्वेंसी। क्या होता है म्यू का मतलब, फ्रेक्वेंसी होता है, ओके। म्यू का मतलब फ्रेक्वेंसी। तो E2 माइनस E1 अपान ये जो H है कहाँ पे चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को अगर पूछेगा कि मतलब कोई भी सेल दिया रहेगा E2 या E3, बोल देगा कि पहले कक्षक से दूसरे कक्षक में जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के द्वारा
कितनी फ्रीक्वेंसी मिली होगी या कितनी फ्रीक्वेंसी थी, उस इलेक्ट्रॉन की कितनी फ्रीक्वेंसी थी। तो आप लोग इस फार्मूले पे रख के जो है आराम से निकाल लेंगे। यच देखिए क्या होता है, ये प्लांक नियतांक होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है तो आपको ये जानना पड़ेगा, ध्यान दिए रहना। तो यच की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻34 जूल। ओके, क्या होता है, 10⁻34 जूल। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 6.63 होता है यहाँ पे, ये फार्मूला एच का जो वैल्यू होता है 6.63 होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ म्यू तक हम बता दिए, म्यू निकालना बता दिए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, म्यू इक्वल टू याद करे रहिए फार्मूला। तो देखिए म्यू इक्वल टू हमने क्या बताया कि E2 माइनस E1 अपान प्लांक कांस्टेंट यानी एच। अब हमसे पूछता है कि विकिरण, उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य मान लीजिए पूछ लिया। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन वहाँ से जंप करके किस में गया, सेकंड में कि फर्स्ट में, हाँ, तो उसके द्वारा जो तरंग दैर्ध्य होगा वो क्या होगा। तो आप लोगों को एक फार्मूला याद रहना चाहिए, म्यू इक्वल टू होता है सी अपान लेमडा। क्या होता है, सी अपान लेमडा। तो अब इसी फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, देखिए म्यू इक्वल टू सी अपान लेमडा होता है, तो म्यू की जगह इसी सी अपान लेमडा को पुट करेंगे, यानी यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, सी अपान लेमडा। अब देखिए E2 माइनस E1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल ई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डेल ई, डेल ई ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अपान यच, देखिए अपान में क्या है, यच है, तो इसको यच ऐसे रहने दीजिए। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो हो जाएगा हम लोगों का जो लेमडा का वैल्यू होगा एच सी, ऐसे एच सी अपान डेल ई। ओके, डेल ई। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, लेमडा निकाल लिए, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, लेमडा। तो म्यू फ्रीक्वेंसी अगर बोलेगा तो एनर्जी को डिफरेंस करके इससे डिवाइड कर देंगे, और अगर लेमडा पूछेगा तो एच सी अपान, अब देखिए एच तो पता है आपको, एच का वैल्यू अभी बताए हैं, क्या बताए हैं, 6.63 इंटू 10⁻34 होता है। लेकिन अगर वही चीज़ हमसे सी क्या है, इसमें सी, तो इसको भी जान लीजिए, 3 इंटू 10 के पावर क्या होता है, 8 होता है, 10 के पावर 8, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये कौन बताया, ये किसका वैल्यू है, सी का, यानी प्रकाश की चाल का यही वैल्यू होता है, 3 इंटू 10 के पावर 8, ठीक है, मीटर पर सेकंड। इतना समझ में आया। तो यहाँ पे अब इसे रख देंगे, फिर जो एनर्जी डिफरेंस किए रहेंगे उसी से डिवाइड कर देंगे, वहाँ से आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद जो है हम लोग देखिए क्या क्या जान गए, फ्रीक्वेंसी जान गए, लेमडा जान गए निकालना, और एनर्जी मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है, यानी फर्स्ट कक्षा में से दूसरे कक्षा में जा रहा है, तो उसके बीच में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तरंग दैर्ध्य क्या होगा, हाँ, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जान गए। एच के यानी प्लांक नियतांक का वैल्यू जान गए, और प्रकाश की चाल का वैल्यू जान गए। ये सब चीज़ें हम लोगों को पता चल गया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जैसे मान लीजिए, इसको देखिए, इसके बाद जो है, जैसे देखिए कोई मतलब मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है, ओके, न्यूक्लियस। अब इसके बाद न्यूक्लियस के बाद मान लीजिए कोई एक ऐसे वो है ऑर्बिट है, ओके। तो इस ऑर्बिट का जो है अगर हमसे रेडियस पूछे, हाँ, मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे इसमें मूव कर रहा है, ठीक है। ओके, तो इसके लिए जो है हम लोगों से पूछ लेगा कि इस इलेक्ट्रॉन और मतलब जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका हमसे क्या पूछ लेगा, रेडियस, ठीक। तो देखिए जो न्यूक्लियस होता है उस पे जो चार्ज होता है हमारा जेड ई होता है, क्या होता है, जेड ई, ठीक।
और जो इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v से। देखिए इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, जो ये इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है, इसके द्वारा इसके नाभिक पे 2 फोर्स काम करते हैं, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन अपना इसी ऑर्बिट में मूव करता रहता है। वो 2 फोर्स कौन से हैं? एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम लोग अभिकेंद्र बल बोलते हैं, ठीक है। तो अभिकेंद्र बल का जो फोर्स होता है अभिकेंद्र बल का, ठीक है, वो होता है हम लोगों का F=mv²/r। दूसरा फोर्स होता है इसमें वैद्युत बल। क्या होता है? वैद्युत बल। वैद्युत बल आकर्षण। आकर्षण क्यों? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है और ये वाला पॉजिटिव होता है। तो इसके लिए जो फोर्स का फार्मूला होगा F=1/4πε0 देखिए उसके बाद क्या होता है Q1 Q2, तो Q1 ये है, मान लीजिए Q2 ये है, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा ZE और उसके बाद R²। तो यानी सही से लिखेंगे तो हम लोगों का ऊपर वाला क्या हो जाएगा ZE², क्योंकि E इलेक्ट्रॉन 2 बार है। उसके बाद नीचे हम लोगों का 4πε0r²। ये हम लोगों का वैद्युत बल वाला। अब ठीक है, वैद्युत बल आकर्षण, ठीक है ना, वैद्युत बल वाला है। और उसके बाद अब केंद्र बल वाला तो ये है, यही है, आप लोग देख ही रहे हैं। अब इन दोनों को अगर हम लोग इक्वल करते हैं तो हम लोगों का कुछ ऐसे आएगा, जैसे देखिए ये mv²/r=4πε0r²। देखिए r से r कैंसिल हो जाएगा, तो mv² क्या आ जाएगा हम लोगों का ZE²/4πε0r, ठीक है। r बचेगा। क्यों r बचेगा? क्योंकि देखिए एक r से एक r ये कैंसिल हो गया, तो इसलिए r बचेगा। इतना आया। तो एक इक्वेशन हम लोगों का ये हो गया, ठीक है। एक इक्वेशन याद रखे रहिएगा, mv²ZE²/4πε0। अब देखिए फिर इसको इरेज करके हम लोग आगे बताते हैं। ओके, तो हम लोगों का क्या आया, यानी mv²ZE²/4πε0r, एक इक्वेशन ये हो गया। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसमें एक कोणीय वेग आता है, कोणीय संवेग आता है। कोणीय संवेग इक्वल टू क्या होगा, mvr=nh/2π। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अब देखिए यह प्लांक कांस्टेंट है और n तो आपको पता है ये क्या होता है, हम लोगों का जो है कक्षा होता है, ठीक है, अण्वी कक्षा या क्वांटम संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। अब इसको हम लोग स्क्वायर करके और जो है इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो रेडियस आएगा, रेडियस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, h², हाँ, यानी ऐसे n², उसके बाद ब्रैकेट में h²ε0, नीचे क्या बचेगा πm, उसके बाद ZE²। अब हम लोग देखिए हाइड्रोजन एटम अगर ले लें, क्या ले लें, हाइड्रोजन एटम, और पहले कक्षक के लिए, तो n का वैल्यू जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। कहने का मतलब कुछ ऐसे हो जाएगा, इसका n का वैल्यू, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, तो Z की भी जगह 1 हम पुट करेंगे, तो हमारा जो रियल में मतलब आएगा h²ε0/πm सॉरी Z नहीं रहेगा, Z तो 1 रखेंगे ना हम लोग, तो πm²। ये जो है किसी भी एटम के रेडियस, यानी कक्षा से जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उसका रेडियस निकालने का ये फार्मूला है। ओके, अब देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन, आप लोग इसको देख लीजिए थोड़ा। जैसे देखिए अब ये है, तो इसमें पहला है रदरफोर्ड। देखिए जो हम बताए हैं वही है, रदरफोर्ड परमाणु के मॉडल की कमियों को नील बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर दूर किया, ठीक है। ये सब चीज़ें बता चुके हैं। अब बोर की परिकल्पना, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर
केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनके लिए उनका कोणीय वेग क्या होता है, h/2π के पूर्व गुणज होते हैं। अर्थात आई ओमेगा है, ओमेगा का मतलब कोणीय वेग, एम आर देखिए एम आर भी, एन का मतलब होता है 1 रख दीजिएगा आप, NH/2π ये होता है, ठीक है। और इसमें देखिए जो यल है हम लोगों का इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में जड़त्व आघूर्ण है, क्या है जड़त्व, और ओमेगा क्या है हमारा कोणीय वेग है। एन का मतलब देखिए 1 2 3, जहाँ एच हमारा प्लांक नियतांक, ये सब चीज़ें आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ये भी बताए हैं बोर मॉडल का जो है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ये देखिए ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन इसमें से मूव कर रहे हैं, ठीक। ये सब चीज़ें आपको एकदम अच्छे तरीके से समझा दिए गए हैं। फिर उसके बाद देखिए अस्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ये भी हम बता दिए हैं कि कोई भी अगर कक्षा में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो बिना ऊर्जा अपना बिना खोए हुए वो मूव करता रहता है, ठीक है। तीसरा, जब परमाणु के बाहर से ऊर्जा मिलती है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन उसे ग्रहण कर ऊंची कक्षा में चला जाता है। तो देखो हम अभी बताए थे ना इस चीज़ को, ये सब चीज़ें बता चुके हैं कि अगर मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को हम ऊर्जा दे देंगे तो ये इसमें कूद के चला जाएगा, वही चीज़ बोल रहा है कि किसी भी अगर परमाणु के इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा दे देंगे तो दूसरे कक्षा में चला जाएगा। ये कितने सेकंड तक होता है इलेक्ट्रॉन ऊंची कक्षा में, केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ही ठहर सकता है, परंतु वापस किसी भी नीचे कक्षा में लौट आता है, ध्यान दिए रहना, ठीक है। मतलब ये जो कूदने वाला यानी जंप करने वाला समय है वो 10⁻⁸ ही सेकंड होता है, फिर उसके बाद रिवर्स हो जाता है। इसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन डिफरेंस करने के लिए म्यू आवृत्ति के बोला थे, आवृत्ति इक्वल टू हम बताए थे कि ऊर्जा का डिफरेंस कर देंगे, ठीक। देखिए वही लिखा है E2 - E1 ओके अपान एच, तो ये होता है, ठीक। ये सब चीज़ें एकदम अच्छे तरीके से समझा दी हैं। देखिए ये आपको एकदम अच्छे तरीके से म्यू भी निकालना बता दिए थे, और देखिए लेमडा भी निकालना बता दिए थे, यानी तरंग दैर्ध्य भी निकालना बता दिए थे। म्यू क्या होता है, आवृत्ति होता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये नाभिक वाला अभी आप लोगों को ये भी समझा दिए। हाँ, इसका रेडियस निकालेंगे कैसे, तो रेडियस के लिए देखिए ये फार्मूला आपको अच्छे तरीके से बताएं कि कैसे फार्मूला होता है रेडियस का, ये सब चीज़ें समझा चुके हैं। अब देखिए हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक, ठीक है, प्रथम कक्षा के लिए व्यंजक, तो इसके लिए आप लोग देखिए यही अच्छे तरीके से हम बताए mv² ये सब चीज़ें सॉल्व करके, और आपको ये वाला आपको बता दिए, यही होता है फार्मूला। और एक हाइड्रोजन के लिए ये आपको एकदम अच्छे तरीके से क्लियर से बता दिए हैं कि R1 = h² ε0 πme², ओके। तो जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आया होगा आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, देखिए ये सब चीज़ें, ये अब केंद्र बल होता है और ये हम लोगों का विद्युत आकर्षण बल होता है। तो यहाँ से देखिए mv² ये अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद देखिए कोणीय संवेग ये भी आपको समझा दिए, mv² NH/2π। इन दोनों को भी सॉल्व करके हम लोगों ने क्या निकाला, देखिए आर का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए एन का मतलब 1 और जेड का वैल्यू जब हम लोग 1 रखेंगे तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा। ये पहली कक्षक के लिए, देखिए पहली कक्षक के लिए त्रिज्या के लिए हाइड्रोजन एटम के लिए यही फार्मूला आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो इतना ही आपको करना है।